हाँ जी बेटा, सो लेक्चर नंबर 15 हम स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे मास्टर कैडर 2016 सेक्टर सी और सेट डी का ये कंबाइंड क्वेश्चंस वगैरह मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो प्रीवियस जो लेक्चर आपने देखे हैं, प्रीवियस 6 लेक्चर मैं बना चुका हूँ। उसमें जो भी हमने डिस्कस किया हो उसी के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज वगैरह बन रहे हैं, उसी को हम चल रहे आगे लेके फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आज वही डिस्कस होगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही कंसेप्ट आएंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा। सपोज दैट एक हमारे पास एक न्यूक्लियस दे रखा है। एक्स मास नंबर उसका ए दे रखा है, एटॉमिक नंबर जेड है। जो रेडियोएक्टिव सीरीज का क्वेश्चन है बेटा ये। सपोज दैट हमारे पास एक न्यूक्लियस है दैट डिकेज बाय नेचुरल रेडियोएक्टिविटी इन टू स्टेजेस टू अनदर न्यूक्लियस। तो हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो दो दो स्टेजेस में एक वाई न्यूक्लियस में डिके कर रहा है। The two stages would most likely be which of the following। तो दोनों जो दो स्टेजेस होंगी वो कौन सी होंगी, मतलब एक हमारा x जो है वो पहले z में डिके करेगा और z जो है y में डिके करेगा। तो हमारे पास कौन सी स्टेजेस हो सकती हैं? हो सकता है यहाँ पे बीटा एमिशन पहले हो, उसके बाद अल्फा हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे बीटा प्लस हो पहले और उसके बाद अब अल्फा मिशन हो। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि बीटा माइनस हो सकता है और उसके बाद अल्फा मिशन हो सकता है, या चौथी पॉसिबिलिटी कि बीटा माइनस के बाद गामा मिशन हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा कोई मुश्किल का बात नहीं है। पहली बात बता देता हूँ कि बीटा डिके के साथ हमेशा ही न्यूट्रिनो वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको हिंट मिल जाता है। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है कि बीटा नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन मिशन होगा। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है बेटा, और उसके उसके साथ दूसरा पार्टिकल जो निकलेगा दैट शुड बी द एंटी पार्टिकल, जो उसी फैमिली का हो। तो दैट शुड बी एंटी न्यूट्रिनो रादर देन अ न्यूट्रिनो। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लास्ट लेक्चर्स में कि अगर बीटा डिके होता है तो एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में डिके करता है, साथ में अगर रिएक्शन बैलेंस होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो आएगा। तो ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा ही एंटी न्यूट्रिनो आता है। तो पहली ऑप्शन जो है वो थोड़ी सी हल्की वैलिड हो जाती है। तो दूसरी ऑप्शन में क्या है बेटा, बीटा प्लस एमिशन ऑफ ए न्यूट्रिनो। तो दूसरी ऑप्शन भी ठीक ठाक आपको चेक करनी पड़ेगी। तीसरी ऑप्शन है बेटा बीटा एमिशन एंड अल्फा मिशन विद न्यूट्रिनो। तो तीसरी ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो जाती है, बिकॉज अल्फा मिशन में कभी भी न्यूट्रिनो नहीं निकलेगा। अल्फा मिशन जो है वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, या दैट इज गवर्न्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। बीटा डिके हमेशा वीक इंटरेक्शन से गवर्न होता है, तो बीटा डिके में न्यूट्रिनो इन्वॉल्व होगा। जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास दैट इज बीटा मिशन विद अ न्यूट्रिनो। सो बीटा नेगेटिव न्यूट्रिनो के साथ नहीं आएगा, बीटा नेगेटिव हमेशा एंटी न्यूट्रिनो के साथ आएगा। तो चौथी ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत होगी। तो कंपटीशन किस में बचा बेटा, पहले और दूसरे ऑप्शन में। तो इसमें आंसर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, काम करना आसान रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑप्शन आपको दे रखी है पहले वाली उसी को ट्राई कीजिए। सो आपके पास एक्स ऑप्शन दे रखी है ऑलरेडी, जो पहली ऑप्शन है आप उसी के साथ जाएंगे। सो पहली ऑप्शन में क्या है बेटा, हम मान लेते हैं जो हमारा इंटरमीडिएट है दैट इज जेड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बीटा मिशन कैरी आउट करेंगे बीटा नेगेटिव। तो बीटा नेगेटिव में क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और साथ में एंटी न्यूट्रिनो बनेगा। और जो न्यूक्लियस बन के बाहर आएगा, मतलब जो डॉटर बनेगा दैट विल बी बैलेंसिंग आउट द रिएक्शन। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपके पास जेड है एटॉमिक नंबर, तो राइट हैंड साइड पे जेड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस बनेगा दैट विल बी Z+1 यहाँ पे। ठीक है जी। तो ऊपर क्या आएगा बेटा, ए आ जाएगा। तो आपको A-4 बनाना है बेटा, आपको ये वाली चीज भी पता लग जानी चाहिए डायरेक्टली। पेरेंट जो है वो ए है एंड फाइनल जो है A-4 है, मतलब इस रिएक्शन में डायरेक्टली अल्फा अल्फा पार्टिकल इन्वॉल्व होगा। तो ये चीज आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, अल्फा मिशन होगा। तो अल्फा मिशन जो आपका डॉटर बना उसी के ऊपर अल्फा मिशन होगा, तो रिएक्शन को बैलेंस आउट करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ए है। अगर अल्फा मिशन होगा तो 4 से मास नंबर डिक्रीज करेगा, तो A-4 एंड +4 क्या बनेगा, इट विल बी रिजल्टेंट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो मास एटॉमिक नंबर है दैट लेफ्ट हैंड साइड पे Z+1 है, तो राइट हैंड साइड पे भी Z+1 ही होना चाहिए। तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी इक्वेशंस बैलेंस हो रही है, मतलब हमारी पहली ऑप्शन ही ठीक है। अगर दूसरी ट्राई करोगे वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, उसको चेक करके देखिए, वो ऑप्शन आपकी ऑप्शन नहीं बनेगी। ठीक है जी, वहां पे बीटा प्लस एमिशन की बात होती है, तो वहां पे आप उसको नहीं बना पाओगे। ठीक है जी। तो इसके बाद हम ये वाली ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाती है बेटा, वो आप चेक आउट करके देख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 48 है उसी का। तो मेरे मोस्टली लाइकली नंबर सी होगा ये। सो एक्सेप्ट फॉर मास, अगर मास के बजाय एक 10 सेकंड का क्वेश्चन है बेटा। एक्सेप्ट फॉर मास, मास को छोड़ के प्रॉपर्टीज ऑफ द म्यून मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द, मतलब म्यून को मास को छोड़ के वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उस जो इन चारों में से किसी एक के साथ मैच करती हैं। मतलब म्यू1 जो है वो किस फैमिली का मेंबर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये। मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने लेप्टॉन फैमिली डिस्कस की थी। उसके जो बहन भाई हैं इलेक्ट्रॉन के, वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, म्यून होता है, टाउ पार्टिकल होता है, और उसके जो दूसरे जो अनचार्ज्ड मेंबर्स होते हैं वो न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो होता है। तो ये चीज है, सारे के सारे फर्मियोन है, सबकी स्पिन 1/2 रहेगी। इलेक्ट्रॉन, म्यून एंड टाउ पार्टिकल जो है चार्ज रहेंगे विद चार्ज ऑफ -1 यूनिट, एंड न्यूट्रिनो जो है वो अनचार्ज होते रहते हैं। तो आपके पास सामने 4 ऑप्शन है। पायोन हो सकता है, पायोन नहीं है बेटा, इस फैमिली का मेंबर नहीं है। प्रोटॉन भी इस फैमिली का मेंबर नहीं है इलेक्ट्रॉन के साथ। जो म्यून है वो इलेक्ट्रॉन फैमिली का मेंबर है। सो आपकी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाती है, फोटोन भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपकी सिंपल सिंपल 10 सेकंड का आंसर, अगर आपको पता है कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है तो आप आसानी से कर लोगे। सिमिलरली ये आपको पहले जैसे क्वार्क होते हैं, अप एंड डाउन, स्ट्रेंज एंड चार्म, टॉप एंड ब्यूटी, तो ये 6 तरह की जनरेशन, 3 तरह की जनरेशन है और 6 तरह के क्वार्क्स है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो ऐसे भी ये वाली चीजें आपको पूछी जा सकती है कि चार्म है वो कौन सी जनरेशन का क्वार्क है, या ये किसकी फैमिली को बिलोंग करता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है जी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे दे रखा है, सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। थ्री टाइप ऑफ नेचुरल रेडिएशन हमारे पास दे रखी है। लेकिन मैंने तो 4 के बारे में यहाँ पे बताया और बता रखा है। हो सकता है न्यूट्रॉन के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अल्फा, बीटा एंड गामा की रेंजेस के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सी ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं बेटा। तो उन्होंने पूछा गया है इन दी ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट पेनिट्रेटिंग टू लीस्ट पेनिट्रेटिंग, मतलब सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग से लीस्ट पेनिट्रेटिंग की तरफ आपने एक ट्रेंड बनाना है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन का रेंज की तरफ। मतलब जो रेडिएशन ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी वो पहले रखनी है, जो रेडिएशन कम दूरी तक ट्रेवल कर पाएगी इनसाइड द मीडियम, तो वो अपने बाद में रखनी है। तो आपको थंब रूल बता देता हूँ बेटा, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ, जो रेडिएशन ज्यादा चार्ज रहेगी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जिस वजह से अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहता है। बीटा पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम, या पॉजिट्रॉन हो सकता है। जो गामा जो है वो न्यूट्रल होती है। तो तीनों में से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कौन कर पाएगा? वो गामा ट्रेवल करेगी। तभी मैंने गामा की रेंज ज्यादा लिखी हुई है। उससे कम रेंज किसकी होगी बेटा? बीटा पार्टिकल की होगी। तो उसके बाद बीटा आ जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा? अल्फा आएगा। तो न्यूट्रॉन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल क्यों करेगा बेटा? न्यूट्रॉन जो है वो अनचार्ज रेडिएशन, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो न्यूट्रॉन ही ट्रेवल करेगा। ठीक है जी। तो बिकॉज ऑफ द चार्ज न्यूट्रलिटी, तो न्यूट्रॉन जो है वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन बन जाएगी। तो आपके जब डिस्टेंस होगा वो ज्यादा ट्रेवल कर पाएगा। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और इसकी ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगी बेटा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये थोड़ा सा कम्बरसम क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो के हमारे पास कंसीडर हैवी न्यूक्लियस विद स्पिन 1/2, तो हमें बता दिया गया है कि आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस है, जिसकी जो स्पिन है बेटा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, तो आपके पास एक न्यूक्लियस दे रखा है जिसकी स्पिन जो है बेटा 1/2 दे रखी है, इट इज स्पिन 1/2। तो इसका इंट्रिंसिक क्वांटम नंबर जो है स्पिन वाला, दैट इज 1/2। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ नहीं बताया गया बेटा। तो ठीक है जी, तो ये इसका जो ms है दैट इज 1/2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ द इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियस टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी? मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियस, उसको म्यू ऑफ आई के साथ लिखा जाएगा, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी रेशियो बताइए। तो सीधा सीधा अगर आपने आंसर देना हो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए, तो बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट अगर किसी भी न्यूक्लियस के बारे में बात करी जाए
तो और किसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो दोनों को हमने सेम फुटिंग पे ऑलरेडी मान लिया है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट पहले बता रहा हूँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करने से पहले बता रहा हूँ कि आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है कि न्यूक्लियस के बारे में सिर्फ हमें स्पिन के बारे में पता है, तो हम स्पिन की ही बात करेंगे रादर देन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑल दैट स्टफ। ऑर्बिटल पार्ट को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं। तो हैवी न्यूक्लियस में सिर्फ स्पिन, इंट्रिंसिक स्पिन जो इलेक्ट्रॉन के पैरेलल यहाँ पे दिखाई गई है। तो जो इलेक्ट्रॉन के पास है सेम आपके न्यूक्लियस के पास है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगा फॉर द केस ऑफ इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, दैट विल बी गवर्न्ड बाय न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। एंड जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी दैट विल बी गवर्न्ड बाय बोहर मैग्नेटॉन। तो जैसे आपको पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है बोहर मैग्नेटॉन और न्यूक्लियर मैग्नेटॉन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैंने म्यू ऑफ एन को लिखना हो दैट विल बी रिटन एज ई एच क्रॉस बाय 2 डिवाइड इनटू मास ऑफ द न्यूक्लियन। अगर बोहर मैग्नेटॉन लिखना हो दैट विल बी ई एच क्रॉस बाय 2 टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या बनेगा, ये आपके ये वाली रेशो बन जाएगी। ठीक है जी, विच इज फार फार लेसर बिकॉज मास ऑफ द न्यूक्लियन वो 938 ये आपके पास होता है बेटा एमईवी के आसपास होता है। तो जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.5 एमईवी के आसपास होता है। तो ये वाली रेशियो है 0.5 डिवाइडेड बाय 938, काफी कम होती है 1 से। तो बिकॉज ऑफ दैट ये वाली रेशियो काफी कम आएगी। तो जो आपकी ऑप्शन नंबर डी होती है वो आपको आसानी से ये आपका आंसर दे देगी। तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आपने वो चीज नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है जी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहते हैं तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक डायरेक्शन में रहेगा और मैग्नेटिक मूवमेंट इसकी उल्टी उल्टी डायरेक्शन में ही आएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का क्या तरीका है, मैं इसका बताने का ये जरूरी था बिकॉज गैरो मैग्नेटिक रेशो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। बिकॉज न्यूक्लियंस की बात करेंगे, फ्री करेंगे, फ्री न्यूक्लियन की बात करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर बाउंड आ गया तो वहां पे गैरो मैग्नेटिक रेशो वगैरह क्या जरूरी हो जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द केस ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है दैट विल बी गिवन बाय माइनस ऑफ जीएल इनटू ई डिवाइडेड बाय 2m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आएगा। एंड साथ में आपके पास एल वेक्टर आ जाएगा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। तो जिसके जो अगर जेड कंपोनेंट लिखने जाओगे दैट विल टर्न आउट टू बी, बिकॉज आप इसका एक कंपोनेंट ही मेजर कर पाते हो अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह पढ़ी हो, आप उसकी डायरेक्शन अलाइनमेंट को चेक कर सकते हो। तो म्यू ऑफ जेड जो है वो एल जेड को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो एल जेड इसके कॉरेस्पॉन्ड करेगा तो क्या इसका जेड कंपोनेंट बनेगा बेटा एम ऑफ एल इंटू एच क्रॉस के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। तो तभी हमने इसको एच क्रॉस के साथ लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व आउट करने जाओगे ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2m, ये क्या होता है बेटा बोहर मैग्नेटॉन होता है। तो बोहर मैग्नेटॉन यहाँ पे हम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, बोहर मैग्नेटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेटेड होता है माइनस एम एल इंटू म्यू ऑफ बी। तो ये यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल गया, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दी, अगर आप ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हो यहाँ पे तो गैरो मैग्नेटिक रेशियो यहाँ पे 1 रहेगी। ठीक है जी। फॉर द केस ऑफ इंट्रिंसिक स्पिन तो सेम फंडा यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे एल लिखा हुआ था हम यहाँ पे एस लिख देंगे, ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। और गैरो मैग्नेटिक रेशियो जो है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप भी हो सकती है डाउन भी हो सकती है। उस वजह से हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पे, 1 मिनट बेटा प्लीज। हाँ जी बेटा। सो जो गैरो मैग्नेटिक रेशियो है फॉर द केस ऑफ इंट्रिंसिक स्पिन हमारे पास 2 के बराबर आती है बिकॉज ऑफ द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन अप एंड डाउन। तो वहां पे हमारे पास ये चीज आ जाती है। तो जी ऑफ एस फॉर द केस ऑफ इंट्रिंसिक स्पिन हमारे पास 2 आ गया बेटा। ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एम ही यहाँ पे रहेगा रहेगा। जो स्पिन एंगल मोमेंटम रहेगा दैट विल बी उसका जो जेड कंपोनेंट है दैट विल टर्न आउट टू बी लाइक दिस। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है जी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पिन अप और स्पिन डाउन के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस माइनस 1/2 लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हमारे पास जो बोहर मैग्नेटॉन निकल के आएगा उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सिंपल सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं। सिमिलर एनालॉजी के ऊपर जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, सिमिलर एनालॉजी के ऊपर हैवी न्यूक्लियस का फंडा लिखा जाएगा, लेकिन जो टोटल स्पिन है उसको आई के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसको म्यू ऑफ आई के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे जो गैरो मैग्नेटिक रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंगली गवर्न की जाएगी।
लेकिन जो प्रेजेंट केस है उसमें हम सिर्फ स्पिन ऑफ 1/2 ले रहे हैं, तो जी यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 हो जाएगा। तो जहाँ पे जो जी है 2 है फॉर द प्रेजेंट केस, बिकॉज हमारे पास ओनली स्पिन दे रखी है न्यूक्लियस की, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका जेड कंपोनेंट अगर आप निकाल पाओगे m ऑफ i इंटू एच क्रॉस आएगा, तो उसको न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की फॉर्मुलेशन में लिखा जाएगा। तो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन ई एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ द न्यूक्लियन आएगा। तो मास ऑफ द न्यूक्लियन क्या है बेटा 938, कोई भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास निकाल लो तो उसके आसपास आ जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ से निकालनी है। फॉर द प्रेजेंट केस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। जी आपके पास 2 के बराबर हो गया, जो क्वांटम नंबर है वो 1/2 के बराबर हो गया न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। तो ऐसा चाहिए तो उसके सॉल्व करोगे तो म्यू ऑफ एन ही बचेगा, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन ही बचेगा। बाकी जो चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है बेटा, आपने यहाँ पे इंट्रिंसिक स्पिन निकालनी थी, तो उसकी रेशियो निकालनी है। तो अगर आप रेशियो कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 0.5 डिवाइडेड बाय 938, काफी ज्यादा लेस रहेगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 से। तो आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा था बेटा, डी ऑप्शन है, दैट विल टर्न आउट टू बी करेक्ट हियर। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल बेटा आपको एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आपको फंडा क्लियर है या उसकी लिटरेचर क्लियर है कि कैसे इसको हैंडल करना है, तो आप आसानी से खुद इसको कवर अप कर पाओगे। सो ऐसे न्यूमेरिकल आते रहेंगे बेटा। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।